गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आकाश सर मैथ्स वाला में स्वागत है आपका। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर। क्लास 9th फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, जो कि क्लास 9th वाले बच्चों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो पूरा का पूरा चैप्टर जो है मोशन पे डिपेंडेंट चैप्टर है। पूरा का पूरा चैप्टर मोशन पे डिपेंडेंट है। और मोशन के अंदर हम लोग क्या सीखे थे, तो बहुत सारी बातों को सीखे थे। और बातों सीखने के बाद हम लोग मोशन के 3 इक्वेशन को भी डिराइव किए थे, अलजेब्रिकली और ग्राफिकली। और वही मोशन के 3 इक्वेशन को यहाँ पे थ्योरी के रूप में पढ़ना है। वहाँ पे केवल हम लोग मोशन के तीनों इक्वेशन को अलजेब्रिकली और ग्राफिकली पढ़े थे, और यहाँ पे एज अ थ्योरी के फॉर्म में हमको पढ़ना है। तो जिनका जिनका मोशन चैप्टर क्लियर होगा उन्हीं को ये चैप्टर समझ में आने वाला है। अरे समझ तो सब किसी को आ जाएगा। क्वेश्चन फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का जो नंबरिकल क्वेश्चन है, जिनका मोशन चैप्टर कंप्लीट होगा उन्हीं से बनेगा। तो आप लोग एक बार मोशन चैप्टर अगर पढ़ लिए हो तो बहुत बढ़िया है, और नहीं पढ़े हो तो आकाश सर मैथ्स वाला के अंदर जाकर आप लोग मोशन चैप्टर क्लास 9th का पढ़ सकते हैं। वीडियो वहाँ पे अपलोडेड है। देखिए आगे चलते हैं, हम लोग फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले फोर्स, और फोर्स के बारे में सबसे पहले फोर्स के बारे में अलग अलग साइंटिस्ट लोग जो थे क्या किए, चर्चा किए। और सब किसी का चर्चा जो था कुछ अलग अलग रहा। लेकिन जो साइंटिस्ट जिनको न्यूटन बोलते हैं, सर आइजैक न्यूटन, इन्होंने आया और आकर क्या किया, फोर्स को लाइन बाय लाइन अच्छा सा एक्सप्लेन किया, जो कि हम लोग उसी को क्या करते हैं, पढ़ते हैं। अब देखिए फोर्स के बारे में पहला साइंटिस्ट यानी 2000 साल पहले, लगभग 2000 साल पहले ग्रीक सभ्यता के अंदर, कब जी, ग्रीक सभ्यता के अंदर इन्होंने क्या किया, फोर्स के बारे में एक्सप्लेन किया था। उस टाइम 2000 साल पहले अरिस्टोटल्स जो हैं बायोलॉजी के फादर है, सब किसी को पता है। लेकिन इन्होंने भी फिजिक्स के बारे में बहुत कुछ बातें बताई। और क्या बताई, पढ़ते हैं। इन्होंने क्या बताया था, एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन, यानी किसी भी बॉडी को यूनिफॉर्म मोशन में अगर रखना हो, किसी भी बॉडी को यूनिफॉर्म मोशन में अगर रखना हो तो उसके लिए एक्सटर्नल फोर्स जो होता है क्या होता है, रिक्वायर्ड होता है। आया समझ में। यानी इन्होंने बताया था कि किसी भी बॉडी को अगर मोशन में रखना हो तो मोशन में रखने के लिए एक्सटर्नल फोर्स लगाना जरूरी है। आया समझ में। तो इनका बात जो था क्या हुआ, उस टाइम के अनुसार उन्होंने अपने सोच के अनुसार बात बताया। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, बात चेंज हो गया, बात गलत हो गया। इसलिए इनको हम लोग पढ़ना भूल गए, आगे पढ़ते हैं फिजिक्स के बारे में। अब इन्होंने क्या सोचा था, मान लीजिए किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर भीगा जाए, फेंका जाए, तो फोर्स लग रहा है। कुछ समय तक फोर्स जो है, ऑब्जेक्ट जो है क्या है, मोशन में है कि नहीं है। इन्होंने अपने अनुसार ये बात बताया। लेकिन उसके बाद क्या आ गए, गैलीलियो गैलीली, फादर ऑफ फिजिक्स का फादर इनको भी बोलते हैं, है ना। और दूसरा हम लोग न्यूटन साहब को भी बोलते हैं, क्योंकि न्यूटन साहब ने जो था मोशन के तीनों इक्वेशन को एकदम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया। और तीनों इक्वेशन को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने के साथ साथ इन्होंने तीनों इक्वेशन को स्टेटमेंट वाइज में एकदम एक्सप्लेन किया, जो कि हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, बढ़िया से समझ सकते हैं। तो गैलीलियो गैलीली ने क्या बताया था, तो गैलीलियो गैलीली ने सबसे पहला एक्सपेरिमेंट किया था। एक्सपेरिमेंट क्या किया था उन्होंने, तो उन्होंने एक इस टाइप का फिगर बनाया और यहाँ पे बॉल्ब रखा। और बॉल्ब रखने के बाद बॉल्ब ऊपर से जब नीचे आएगा तो बॉल्ब कुछ दूर तक गया। लेकिन इन्होंने क्या किया, फिर ऐसे उसको कर दिया। ऐसे करने से क्या हुआ, बॉल कुछ और दूर तक गया, क्योंकि ज़्यादा फोर्स से आ रहा है और ये स्लाइड हो जा रहा है।
उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया, ऐसे कर दिया, यानी ज़्यादा फोर्स, ज़्यादा दूर से आ रहा है, ज़्यादा फोर्स लग रहा है, और ज़्यादा फोर्स लगने के कारण बॉल क्या जा रहा था, ज़्यादा दूर जा रहा था। तो इन्होंने क्या बताया कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर एक्सटर्नल फोर्स दिया जाए तो वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, मोशन में होगा। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में रखने के लिए एक्सटर्नल फोर्स का ज़रूरत है, इन्होंने बताया। और उसके बाद इन्होंने फोर्स का बहुत सारे आइडियाज़ को डेवलप किए, लेकिन इनसे बढ़िया न्यूटन साहब ने कर दिए, इसलिए इन लोगों के बारे में हम लोग नहीं पढ़ते हैं, इसलिए न्यूटन लॉ ऑफ मोशन हम लोग पढ़ते हैं, है ना। अब देखिए गैलीलियो ने क्या बोला, डेवलप द आइडिया ऑफ फोर्स एज द कॉज ऑफ मोशन एंड डिटरमाइन दैट द नेचुरल स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। इन्होंने क्या बोला, ये फोर्स जो है मोशन का कॉज है, फोर्स जो है मोशन का कॉज है। और दूसरा बात ये भी हम लोग समझ सकते हैं कि कोई भी मोशन जो है फोर्स का क्या है, इफेक्ट है। आया समझ में। लेकिन इनके बाद बार बार न्यूटन साहब का नाम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, इसके बाद जो भी पढ़ेंगे न्यूटन साहब का दिया हुआ ही पढ़ेंगे, इसलिए न्यूटन साहब का नाम ले रहे हैं, क्योंकि उनके फिजिक्स के अंदर काफ़ी अहम भूमिका है क्लास 9 चैप्टर, क्लास 9 मोशन एंड फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन के अंदर। आया समझ में। तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कीजिए। अभी जस्ट हम लोग ने किन के बारे में पढ़े थे, अरिस्टोटल के बारे में और गैलीलियो गैलीली के बारे में। तो उनका स्टेटमेंट कैसा गलत हुआ, उनके स्टेटमेंट को कैसे हम लोग नहीं पढ़ते हैं क्योंकि उसको गलत साबित कैसे कर दिया गया, हम लोग आगे पढ़ेंगे, बात समझ में आते जाएगा। आया समझ में। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं किनके बारे में, सर आइजैक न्यूटन के बारे में, जो कि क्लास 9 के अंदर मोशन एंड फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन और ग्रेविटेशन के अंदर काफ़ी इनकी अहम भूमिका है। और समझ लीजिए उसका ये क्या है, उन्हीं के द्वारा ये सब दिया गया है। अब देखिए सर आइजैक न्यूटन ने आए और आकर फोर्स का सभी के सभी गलत स्टेटमेंट को क्या कर दिए, सही किए, सुधारे, और क्या बन गए, फिजिक्स का फादर, यानी फादर ऑफ फिजिक्स बन गए। अब देखिए इन्होंने क्या किया था फोर्स के बारे में। तो फोर्स के बारे में यानी मोशन के बारे में इन्होंने 3 लॉ डेवलप किया, जो कि मोशन के अंदर 3 लॉ हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। अब उसी को यहाँ पे प्रैक्टिकली रूप में पढ़ना है, थ्योरी रूप में पढ़ना है। जो 3 लॉ जो था क्या था, अब इन्होंने 3 मोशन के 3 लॉ को डेवलप किया, किसके आधार पे, किसके बेस्ड पे, तो फोर्स के बेस्ड पे, फोर्स के बेस्ड पे मोशन के 3 लॉ को डेवलप किया। और इन्होंने ये भी बताया कि फोर्स जो है किसका कॉज हो सकता है, तो किसी भी बॉडी के वेलोसिटी चेंज होने का कॉज हो सकता है। अरे आया समझ में, किसी भी बॉडी का वेलोसिटी चेंज होने का कॉज हो सकता है। अब वेलोसिटी चेंज कब होता है, अरे वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में होता है ना, अरे होता है कि नहीं होता है। फोर्स क्या हो सकता है, फोर्स जो है किसी भी बॉडी का वेलोसिटी चेंज होने का कॉज हो सकता है। कैसे हो सकता है समझिएगा, कैसे हो सकता है समझिएगा। वेलोसिटी, किसी भी बॉडी के अंदर वेलोसिटी हो रहा है, हम लोग क्या समझेंगे, वो कोई डिस्प्लेसमेंट किसी टाइम के अकॉर्डिंग कवर कर रहा है। वेलोसिटी नहीं हो रहा है तो रेस्ट है। क्या वेलोसिटी चेंजिंग हो रहा है जब कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, तो नहीं हो रहा है। लेकिन अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी में होगा तो चेंज नहीं होगा ना, चेंज नहीं होगा तो उसका फोर्स कोई भी कॉज नहीं होगा। फोर्स कॉज कब बन सकता है, जब वेलोसिटी चेंज होगा, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट कोई डिस्टेंस कवर कर रहा है और डिस्टेंस कवर करने के साथ साथ वो रुक गया, वेलोसिटी चेंज हुआ कि नहीं हुआ, उसका स्पीड चेंज हुआ कि नहीं हुआ। कोई भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर कर रहा था, अचानक स्पीड बढ़ा, तो वेलोसिटी चेंज हुआ कि नहीं हुआ। कोई भी ऑब्जेक्ट चल रहा है, रोकने के लिए उसको फोर्स की ज़रूरत है कि नहीं है। अरे आया समझ में। कोई भी ऑब्जेक्ट चल रहा है, रेस्ट में कब आएगा, जब फोर्स लगेगा तब। आ रहा है समझ में।
कोई भी ऑब्जेक्ट चल रहा है और तेज कब चलेगा। अरे बचपन में याद है ना, हम लोग साइकिल चलाते थे, कोई बच्चा आकर जोर से धक्का देता था, साइकिल का स्पीड बढ़ता था कि नहीं? अरे बढ़ता था। तो एक्सटर्नल फोर्स लगा तो वेलोसिटी चेंज हुआ कि नहीं हुआ? एक्सटर्नल फोर्स लगने के कारण बच्चा साइकिल के आगे आके साइकिल को रोक लेता था, साइकिल बढ़ पाता था। तो वही इन्होंने क्या बोला, ये फोर्स जो है वेलोसिटी चेंज होने का कॉज है, और मोशन के तीनों लॉ को डेवलप किया किसके आधार पे? फोर्स के आधार पे। और इसी को हम लोग इसके बाद एक्सप्लेन करने वाले हैं। तब तक वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको नोट कीजिए। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं फोर्स क्या होता है। तो फोर्स के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। इसके पहले हम लोग क्या पढ़े थे? तो फोर्स के बारे में कौन कौन साइंटिस्ट क्या क्या बोले थे, इस बार फोर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। फोर्स क्या होता है? तो अ फोर्स इज एनी इंटरेक्शन दैट विल चेंज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स एक ऐसा इंटरेक्शन है जो क्या कर देता है? किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को चेंज कर देता है। आया समझ में? अगला हम लोग बचपन में क्या पढ़े थे? अरे बचपन से फोर्स के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। अरे किसी भी ऑब्जेक्ट के पुश और पुल को, यानी धक्का देने को या खींचने को क्या बोलते हैं? फोर्स। आया समझ में? लेकिन क्लास 9th में जो है थोड़ा लेवल चेंज हो गया है, तो थोड़ा सब कुछ चेंज होना चाहिए, है ना? तो फोर्स कैन ऑल्सो बी डिस्क्राइब्ड एज अ पुश और पुल। फोर्स को हम लोग कैसे डिस्क्राइब करते हैं जी? पुश और पुल के नाम से भी डिस्क्राइब करते हैं। फोर्स हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। फोर्स के पास दोनों होता है। क्या क्या? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अरे कितना फोर्स लग रहा है, किधर लग रहा है? तो राइट साइड में लग रहा है, लेफ्ट साइड में लग रहा है, ऊपर लग रहा है। आ रहा है समझ में? तो फोर्स के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, जिसके कारण फोर्स क्या बन जाता है? वेक्टर क्वांटिटी। क्या बन जाता है जी? वेक्टर क्वांटिटी। पढ़े थे ना मोशन में? फोर्स को F से डिनोट करते हैं। फोर्स को F से डिनोट करते हैं। अगला जो है SI यूनिट इज न्यूटन। फोर्स का जो है दूसरा फोर्स का SI यूनिट जो है क्या होता है? न्यूटन होता है। और इसका दूसरा SI यूनिट जो होता है क्या होता है? डायन। क्या होता है जी? डायन। और इस डायन को CGS यूनिट में नापते हैं। कैसे? CGS में। तो जब किसी भी फोर्स को अगर CGS में मापा जाए तो उसका SI यूनिट जो होगा क्या होगा? डायन होगा। अगर ऐसे नापा जाए तो क्या होने वाला है? न्यूटन। आया समझ में? फोर्स क्लियर हुआ? कोई दिक्कत नहीं ना है? वीडियो को पॉज करके इसको नोट कीजिए। अभी अगला हम लोग पढ़ने वाले हैं बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। बैलेंस फोर्स क्या होता है, अनबैलेंस फोर्स क्या होता है? तो मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है। अरे फोर्स जो लगेगा किसी ना किसी ऑब्जेक्टे पे ना लगेगा जी, या तो लिविंग थिंग या तो नॉन लिविंग थिंग। अच्छा मान लेते कोई ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट पे इस डायरेक्शन से फोर्स लगाया जा रहा है 50 न्यूटन का। कितना न्यूटन का? 50 न्यूटन का। फिर इस डायरेक्शन से अगर इस ऑब्जेक्ट पे 50 न्यूटन का फोर्स लगे, 50 न्यूटन का फोर्स लगे, तो क्या इसका पोजीशन चेंज होगा? इस पे टोटल फोर्स कितना लगेगा? इधर से भी उतना ही लग रहा है, इधर से भी उतना ही लग रहा है। तो जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे 0 फोर्स लग रहा हो तो उस कंडीशन में हम क्या समझेंगे कि बैलेंस्ड फोर्स लग रहा है। आया समझ में? अब बताइए इस ऑब्जेक्ट पे इधर से भी 50 न्यूटन का फोर्स और इधर से भी 50 न्यूटन का फोर्स,
तो इसका एफ नेट फोर्स कितना होगा, एफ फाइनल यानी टोटल इसका फाइनल फोर्स कितना होगा। मतलब ये हम लोग जब लड़ाई कर रहे होते हैं, याद कीजिएगा बचपन में लड़ाई कर रहे होते हैं, दो आदमी लड़ाई कर रहा है ना, दो आदमी झगड़ रहा है, हम इधर से भी उतना ही फोर्स लगा रहे हैं, अगला उधर से भी उतना ही फोर्स लगा रहा है, तो क्या पोजीशन चेंज होगा, क्या हम दोनों के अंदर कोई भी चेंजिंग होगी, नहीं होगी। तो जब फाइनल फोर्स यानी एफ नेट अगर जो हो जीरो हो जाए, तो जीरो कैसे होगा, तो क्या करते हैं एक से दूसरे को क्या कर लेते हैं, घटा देते हैं, दोनों तो इक्वल है, तो वैल्यू क्या आया, जीरो। जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे फाइनल फोर्स अगर जीरो लग रहा हो तो उसका जो पोजीशन जो पहले था वैसे ही रहेगा। क्लियर है, आया समझ में, इसके अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं होने वाला है। अगला हम लोग पढ़ने वाले हैं अनबैलेंस फोर्स के बारे में। अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, तो मान लेते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट पे इस डायरेक्शन से 70 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन से 70 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इस डायरेक्शन से इधर से कोई जो है 40 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। इधर से कोई ऑब्जेक्ट जो है क्या कर रहा है, 40 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो क्या इसका डिस्प्लेसमेंट इसके अंदर होगा कि नहीं होगा, इस ऑब्जेक्ट के अंदर चेंजिंग होगा कि नहीं होगा। अरे याद कीजिए बचपन में तो सबको ही लड़ाई किए होंगे ना जी, अरे वो भी तो हम लोग चंपारण से बिलोंग करते हैं, आज चंपारण वाले झगड़ा ना करे तो हो ही नहीं सकता है। याद कीजिए जब आप लोग किसी छोटे बच्चे से लड़ाई कर रहे हो, तो चाहे किसी कमज़ोर बच्चे से, तो लड़ाई किए, पकड़े, अब पकड़ के धक्का देते 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 कुछ दूर तक लेके चले गए। ऐसा होता था कि नहीं होता था, अरे झगड़ा कर रहे हैं, पकड़े, अब पकड़ कर उसको धक्का देते 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 क्या कर दिए, कुछ दूर तक लेते चले गए। क्यों, अरे ऐसा क्यों, जो धक्का दे रहा था अधिक फोर्स लगा रहा था कि नहीं, अधिक जब फोर्स लगाएगा तो इसके अंदर चेंजिंग होगा कि नहीं। अरे आया समझ में, तो इसका पोजीशन जो होता है क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, इसका पोजीशन जो होता है क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर पोजीशन चेंज हो रहा हो, किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगने के कारण अगर पोजीशन चेंज हो रहा हो, तो ऐसे फोर्स को हम लोग क्या समझेंगे, अनबैलेंस्ड फोर्स। किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर अनबैलेंस जब तक नहीं लगेगा तब तक उसका पोजीशन चेंज नहीं होगा और तब तक उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं होगी। आया समझ में, क्लियर है। बैलेंस फोर्स के अंदर दोनों तरफ से इक्वल फोर्स लग रहा था तो किसी भी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं होगा, जैसे पहले था, जिस कंडीशन में पहले था उस कंडीशन में ही रहेगा। बार बार ये बात इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अगला टॉपिक वहीं आने वाला है। ई वाला क्या होगा, अरे ई वाला क्या होगा, याद बताए थे ना अभी, किसी बच्चा से लड़ाई कर रहे हैं, धक्का देते देते कुछ दूर तक लेकर चले गए, चेंजिंग हुआ, चेंजिंग के साथ साथ वेलोसिटी में चेंजिंग हुआ कि नहीं हुआ। और जब वेलोसिटी में चेंजिंग होगा तो एक्सेलरेशन क्रिएट करेगा कि नहीं करेगा। इसके अंदर क्या वेलोसिटी चेंज हुआ, और जब इसके अंदर वेलोसिटी चेंज नहीं हुआ तो क्या ये एक्सेलरेशन क्रिएट करेगा। इसलिए बार बार हम बात बता रहे थे। कोई दिक्कत, क्लियर है, आया समझ में, आया। अभी जस्ट हम लोग बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स को एग्जाम्पल के साथ समझे थे, अभी इसको हम थ्योरी के साथ समझेंगे। क्या है ये, पहला क्या कह रहा है, बैलेंस्ड फोर्स क्रिएट रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। मेरे साथ प्रॉब्लम यह है कि स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं, स्मार्ट बोर्ड रहता तो ऐसे करते, नया लेक्चर आ जाता, नया टॉपिक आ जाता। तो मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है, उतना फैसिलिटी नहीं है, इसलिए हमको क्या कर रहे हैं, लिखना पड़ रहा है, लिख कर समझा रहे हैं। लेकिन ये तो गारंटी ज़रूर देंगे कि और जगह से बेटर समझाने का कोशिश करेंगे। देखिए कह क्या रहा है, बैलेंस फोर्स क्रिएट रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। बैलेंस्ड फोर्स क्रिएट क्या करता है, या तो रेस्ट नहीं तो यूनिफॉर्म मोशन। बार बार हम बता रहे थे किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर बैलेंस्ड फोर्स लगे
तो जैसा उसका पोजीशन पहले था वैसे ही अभी भी रहेगा। 20 न्यूटन इधर से भी, 20 न्यूटन इधर से भी। तो क्या गारंटी है ऑब्जेक्ट रुका ही है? अगर ऑब्जेक्ट रुका है तो रुका ही रहेगा। 20 न्यूटन इधर से लगाइए, 20 न्यूटन उधर से लगाइए, तो रेस्ट में होगा कि नहीं होगा जब ऑब्जेक्ट रुका होगा तो? लेकिन क्या गारंटी है ऑब्जेक्ट रुका ही होगा? ऑब्जेक्ट चल भी तो रहा होगा ना जी। ऑब्जेक्ट चल रहा है, ऑब्जेक्ट चल रहा है, इधर से उतना ही फोर्स, इधर से उतना ही फोर्स लगाते हैं, तो क्या ऑब्जेक्ट पे जो नेट फोर्स जो लगेगा जीरो नहीं लगेगा? और जब अगर जीरो लगेगा नेट फोर्स तो क्या ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंजिंग होगा? जो था पहले वहीं रहेगा, यानी मोशन में था तो मोशन में ही रहेगा। इसलिए क्या बताया गया है? बैलेंस्ड फोर्स क्रिएट्स, बैलेंस फोर्स क्रिएट्स रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। बैलेंस्ड फोर्स क्या क्रिएट्स करता है जी? रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। अगला जो है अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में देखते हैं। अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है? तो अनबैलेंस्ड फोर्स क्रिएट्स एक्सेलरेटेड मोशन। बताए थे, अरे एक्सेलरेशन क्रिएट करता है ना, कैसे करता है बता दिए हैं। अगला नेट एक्सेलरेशन इज जीरो। जब बैलेंस्ड फोर्स के अंदर वेलोसिटी चेंज होवे नहीं करेगा, जैसे पहले था वैसे ही रहेगा, तो क्या एक्सेलरेशन इसका जीरो नहीं होगा? एक्सेलरेशन किसको बोलते हैं? अरे वेलोसिटी चेंज होने का नहीं एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो क्या इसका एक्सेलरेशन जीरो रहेगा कि नहीं? आया समझ में? रहेगा तो कैसे रहेगा ये भी समझिए। केवल पढ़ने से फायदा नहीं है, ये हो रहा है तो क्यों, ये जानना भी जरूरी है। कोई दिक्कत? अगला द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज नॉन जीरो। अनबैलेंस्ड फोर्स होगा, एक्सेलरेशन क्रिएट करेगा, तो एक्सेलरेशन क्रिएट करेगा तो वेलोसिटी चेंज होगा, इसलिए उसका नेट फोर्स जो होगा क्या होगा? नॉन जीरो होगा। आया समझ में? क्लियर है? अगला जो है, अगला क्या है इसमें? इट इज द रीजन बिहाइंड मेंटेनिंग द प्रीवियस इनर्जिया ऑफ द बॉडी। अरे इनर्सिया क्या होता है सर, ये तो पहली बार सुन रहे हैं। तो इनर्सिया मतलब ये होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो मोशन में रहना चाहता है, यही इनर्सिया है। तो क्या है? इनर्सिया को मेंटेन करने का काम करता है कौन? बैलेंस्ड फोर्स। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है और दोनों तरफ से अगर इक्वल फोर्स लगे, नेट फोर्स अगर उस पर जीरो लगे तो रेस्ट में ही रहेगा। कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है और दोनों तरफ से यानी उस पर नेट फोर्स जीरो लगे तो मोशन में ही रहेगा। तो वही इनर्सिया को मेंटेन करने का काम कौन करता है? बैलेंस्ड फोर्स। इनर्सिया क्या होता है? तो इनर्सिया जो रेस्ट में है, ऐसा ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहना चाहता है, जो मोशन में है वो मोशन में ही रहना चाहता है। आया समझ में? उसी को क्या बोलते हैं? इनर्सिया बोलते हैं। जब तक उसके अंदर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तब तक उसका इनर्सिया चेंज नहीं होगा। आया समझ में? जब उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगे लेकिन नेट फोर्स उसका जीरो हो जाए तो अभी भी इनर्सिया जो होता है क्या होता है? मेंटेन ही रहेगा, जो का त्यों ही रहेगा। कोई दिक्कत? लेकिन अगला जो है क्या कह रहा है? जस्ट उसका ऑपोजिट। इट इज द रीजन बिहाइंड चेंजिंग द इनर्सिया ऑफ द बॉडी। अरे चेंज नहीं होगा, हम रेस्ट में हैं, कोई एक्सटर्नल आया धक्का मारा, चेंजिंग होगा कि नहीं होगा? मेरा इनर्सिया रेस्ट में है तो रेस्टे में है, इनर्सिया है ना मेरे अंदर। कोई आया धक्का लगाया पीछे चले गए, अरे चेंजिंग हुआ कि नहीं हुआ? तो अनबैलेंस्ड फोर्स। लेकिन वो 20 न्यूटन से धक्का लगाता, इधर से भी 20 न्यूटन से धक्का लगता, क्या पोजीशन चेंज होता? क्या इनर्सिया सेम नहीं रहता? वही बैलेंस्ड फोर्स के अंदर बता रहा है। आया समझ में? लेकिन अनबैलेंस्ड फोर्स के अंदर क्या है? तो इनर्सिया को क्या हो जाता है? अनबैलेंस्ड फोर्स इनर्सिया के चेंज होने का रीजन बन जाता है। कैसे बन जाता है तो बता दिए हैं, क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं ना?
तो मिलते हैं फिर हम लोग अगले लेक्चर्स में। वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए।